एक तरफ आम जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है तो दूसरी तरफ हमारे नेता कुछ ही सालों में करोड़पति से अरबपति बनने की रेस में हैं। सवाल सीधा है, ये पैसा आता कहां से है? आज हम उत्तराखंड की राजनीति के आंकड़ों के जरिए आपको दिखाएंगे वो सच जो शायद आपको चौंका सकता है। चौंकाने वाली बात यह भी कि 4 साल तक बड़ी चुप्पी के बाद विपक्ष ने अब तेवर तो दिखाए, लेकिन आज भी खामोश है निर्दलीय विधायक की दलबदल वाली फाइल पर। और हां, 4 धाम मंदिर समिति के अजीबोगरीब फैसले वीडियो के अंत में हैं, पर उससे पहले भाजपा काडर को किनारे कर कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं को मजबूत करने की छोटी सी कहानी भी है। उसे सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। शुरुआत उत्तराखंड की राजनीति से, जिसमें हलचल अब भी चरम पर है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में धामी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया है और सभी मंत्रियों को विभाग मिल भी चुके हैं, किसी को भारी भरकम और किसी को थोड़ा हल्के। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के बीच भी एक सवाल है जो हर आदमी यानी आम आदमी के मन में बार बार उठता है, और वो ये कि हमारे जनप्रतिनिधि सिर्फ सत्ता चला रहे हैं या अपनी संपत्ति भी तेजी से बढ़ा रहे हैं। जनता ये भी जानना चाहती है कि जो माननीय नेताजी उनके वोट के सहारे सत्ता शीर्ष पर पहुंचे हैं, वो आखिर कितने पढ़े लिखे हैं, उनकी आमदनी का स्रोत क्या है, और सबसे अहम 5 साल में उनकी संपत्ति आखिर इतनी ज्यादा बढ़ कैसे जाती है। आज हम आपको उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों की शैक्षिक योग्यता, उनकी कुल संपत्ति और देनदारियों का ऐसा पूरा लेखा जोखा दिखाने जा रहे हैं जो कई सवाल खड़े करेगा और शायद कुछ जवाब भी देगा। ये सभी आंकड़े 2022 के चुनावी हलफनामों पर आधारित हैं, यानी वही दस्तावेज जो कानूनन नेताओं को अपनी वास्तविक आर्थिक स्थिति बताने के लिए देने होते हैं। अब ये सिर्फ सरकारी दस्तावेज में घोषित आर्थिकी है, लिहाजा संयम बना बस दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहें ताकि सब एकदम पानी की तरह साफ नजर आने लगे। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है चौबट्टा खाल से विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का, जो एक धार्मिक गुरु भी हैं। उनकी कुल चल अचल संपत्ति को देखेंगे तो पता लग जाएगा कि उनकी टक्कर में कोई भी नहीं है, मगर सिर्फ धन संपत्ति के मामले में, क्योंकि सतपाल महाराज की शैक्षिक योग्यता सिर्फ 12वीं तक ही है। अब हो सकता है कि उन्होंने कोई डिग्री ले भी रखी हो, पर इसका उल्लेख ढूंढने पर कहीं मिला नहीं। खैर, उनकी संपत्ति 87 करोड़ 34 लाख से अधिक है, और सबसे अहम बात, उनकी देनदारी बिल्कुल शून्य है, मतलब कर्ज रहित। दूसरे नंबर पर आती हैं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, जो अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं। ये सीट अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है। रेखा जी की शैक्षिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएट है और उनकी चल अचल संपत्ति 25 करोड़ 20 लाख से अधिक है। साथ ही उनकी 80 लाख से अधिक की देनदारियां हैं। समझ रहे हैं ना आप? तीसरे नंबर पर एकदम ताजा मंत्री पद की शपथ लेने वाले रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा हैं। प्रदीप बत्रा भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनकी कुल संपत्ति 12 करोड़ से अधिक है, जबकि उनकी देनदारियां भी 3 करोड़ के लगभग हैं। उनके बाद आते हैं आय से अधिक संपत्ति के मामले में विवादों में घिरे भाजपा के मसूरी से विधायक और धामी सरकार में मंत्री गणेश जोशी, जिनकी कुल संपत्ति 9 करोड़ 74 लाख से अधिक है और उनकी देनदारियां 64 लाख के लगभग हैं। गणेश जोशी की शैक्षिक योग्यता 10वीं तक है। गणेश जोशी पूर्व में फौजी रहे हैं, इसलिए ही शायद 10वीं की शिक्षा ग्रहण करने के बावजूद भी उनको सैनिकों से संबंधित एक महत्वपूर्ण विभाग भी आवंटित है। हालांकि इस विभाग में पूर्व सैनिक से लेकर पढ़े लिखे पूर्व रिटायर्ड अफसर भी अपने कामों को लेकर मंत्री जी के समक्ष कभी ना कभी आते ही रहते हैं। खैर, इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है पूर्व कांग्रेसी सरकार में मुख्यमंत्री रहे विजय बहुगुणा के मंत्री पुत्र सौरभ बहुगुणा का। सौरभ बहुगुणा प्रोफेशनल ग्रेजुएट हैं, जिनकी संपत्ति 7 करोड़ 85 लाख से अधिक है और उनके ऊपर 12,54,000 रुपए के लगभग कर्जा है। सौरभ बहुगुणा फिलहाल पशुपालन से लेकर दुग्ध और गन्ना विकास जैसे मंत्रालय संभाल रहे हैं।
सौरभ बहुगुणा के बाद आते हैं फिर से मंत्री बने हरिद्वार से विधायक मदन कौशिक। मदन कौशिक भी ग्रेजुएट हैं और उनकी संपत्ति भी 6 करोड़ 78 लाख से अधिक है, जबकि उन पर 52 लाख का कर्जा भी है। उसके बाद नंबर आता है प्रदेश के युवा ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जिनकी संपत्ति 4 करोड़ 64 लाख से अधिक है, जबकि उन पर 47 लाख के लगभग कर्ज है। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि ये आंकड़े तब के हैं जब वो 2022 के चुनाव के समय अपना हलफनामा प्रस्तुत कर रहे थे। तब उनको मात्र 6 माह ही सीएम पद पर रहने का मौका मिल सका था। अब वर्तमान में इसमें कमी या बढ़ोतरी हुई, ये 2027 के चुनाव के समय उनके द्वारा दिए जाने वाले हलफनामे से ही पता चल पाएगा। लिहाजा आप भी इंतजार कीजिए और हम भी करते हैं। मुख्यमंत्री के बाद इस लिस्ट में भाजपा के राजपुर से विधायक खजान दास का नाम आता है। हाल ही में मंत्री पद की शपथ लेने वाले खजान दास धामी मंत्रिमंडल में सबसे कम पढ़े लिखे मंत्री के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने मात्र 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई की है। बात उनकी संपत्ति की करें तो वो कुल 2.38 करोड़ से अधिक है, जबकि उन पर 3,42,000 के लगभग का कर्जा है। उसके बाद सूबे के सबसे हैवीवेट मंत्रियों में शुमार श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत आते हैं, जिन्होंने 2022 में दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति को 2 करोड़ 67 लाख से अधिक दिखाया है, जबकि उनकी देनदारी 0 है। धन सिंह रावत एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने शिक्षा में अच्छा मुकाम हासिल किया है और उनको पीएचडी की उपाधि हासिल है। रुद्रपुर से विधायक और नए नवेले मंत्री बने भरत चौधरी की शिक्षा भी ग्रेजुएट है और उनकी कुल संपत्ति 2 करोड़ 32 लाख से अधिक है, जबकि उनकी देनदारी 50 लाख के लगभग है। उसके बाद वन मंत्री सुबोध उनियाल हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। उन्होंने अपनी संपत्ति को 1 करोड़ 61 लाख से अधिक 2022 में दिखाया था, जबकि उन पर 1 करोड़ के लगभग कर्ज भी है। नए मंत्री बने राम सिंह केड़ा भी ग्रेजुएट हैं और उनकी चल अचल संपत्ति भी 1 करोड़ 37 लाख के लगभग है, जबकि उन पर 90,000 से अधिक का कर्ज है। ये सभी आंकड़े 2022 के हैं और आज हम आपको ये आंकड़े इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि 2027 का चुनाव आने वाला है। अब जब ये नेता फिर से चुनावी मैदान में उतरेंगे तो इन सभी को एक बार फिर से अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, जिससे जनता को ये भी अंदाजा हो जाएगा कि उनके माननीयों की 5 साल में कितनी संपत्ति घटी है और कितनी बढ़ी है। ये आंकड़े इसलिए भी ताकि आप इन सभी महानुभावों से कुछ सीख सकें और अपने लिए भी कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ सकें ताकि आप भी धनार्जन कर सकें। लेकिन उसके लिए आपको बाकायदा इन्हीं मंत्री महोदय की तरह दिन और रात मेहनत करनी होगी। अब करेंगे कि नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खैर, यहीं पर बस नहीं है, अभी पिक्चर थोड़ी और बाकी है। मंत्रियों के साथ ही अगर हम विधायकों को भी शामिल कर लें तो उनकी संपत्ति मंत्रियों से कहीं अधिक है। निर्दलीय और हमेशा विवादों में रहने वाले खानपुर से विधायक उमेश कुमार के पास 54 करोड़ की संपत्ति बताई जाती है। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान हमको दिए एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इससे भी अधिक संपत्ति होने का हल्का सा जिक्र भी किया है। खैर, भाजपा विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, उनके पास भी 44 करोड़ रुपए की संपत्ति है। विधायक कुशल सिंह अधिकारी के पास 30 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत, जो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुत्री हैं, उनके पास 13 करोड़ रुपए की संपत्ति है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक शिव अरोड़ा के पास 10-10 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के 70 विधायकों में से 58 करोड़पति हैं। अब सबसे खास और कमाल की बात यह कि इनमें से अधिकतर नेताओं ने अपना व्यवसाय कृषि को ही बताया है। अब देखिए ना, उत्तराखंड में साल भर में खेतों में काम करने वाले गमछाधारी, पोटली में भोजन सामग्री से ले खेत में भोजन करने को मजबूर किसान भले ही परेशान हो, भले ही पहाड़ों में खेती बंजर पड़ी हो, लेकिन हमारे नेता इसी खेती को व्यवसाय बताकर करोड़पति बन चुके हैं या फिर बनने की राह पर हैं। हालांकि जानकार मानते हैं कि कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो कई नेताओं ने भले खेत में कदम ना रखा हो, लेकिन व्यवसाय उनका कृषि ही है।
ऐसे में हमारा अपने प्रदेश के होनहार नेताओं से अनुरोध है कि जिस तरह की खेती कर वो करोड़पति बन रहे हैं, वैसी ही कोई खेती का फॉर्मूला हमारे प्रदेश के अन्य किसानों या आम लोगों को भी बताएं, जिससे वो भी कर्ज से निकलकर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर पाएं और करोड़पति बन इस प्रदेश का नाम रोशन कर सकें, बिल्कुल आपकी तरह। खैर, नेताजी ये हुनर कब और कैसे किसको बताएंगे, ये तो फिलहाल अभी अजूबा ही है। तो वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर नेताओं की संपत्ति हर 5 साल में ही इतनी तेज गति से कैसे बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी तय सैलरी और सरकारी भत्तों को देखते हुए इतनी बड़ी संपत्ति का निर्माण होना आम जनता के लिए सवाल खड़े करता है। ये स्थिति तब और चिंताजनक हो जाती है जब उत्तराखंड पर लगभग 94,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो 2016 में करीब 44,583 करोड़ रुपए था। यानी एक दशक में कर्ज का बोझ दुगने से भी अधिक हो गया। एक तरफ आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की कमी से लगातार जूझ रही है और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों की संपत्ति लगातार बढ़ रही है। यही असंतुलन साफ संकेत देता है कि विकास की धारा समान रूप से बह नहीं रही। आने वाले 2027 के चुनाव में जब ये सभी नेता फिर से जनता के बीच जाएंगे, तब उन्हें अपनी संपत्ति का नया ब्यौरा देना होगा। तब एक और तस्वीर सबके सामने आएगी कि 5 साल में उनकी संपत्ति कितनी और बढ़ी और जनता की हालत कितनी बदली। यही आज की तारीख में लोकतंत्र की असल कसौटी है। मंत्री बनने से पूर्व जरा राजपुर से भाजपा विधायक खजानदास का पुराना वाला बयान याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहाड़ का वास्तविक विकास हुआ ही नहीं है। ये बयान आज भी जमीनी सच्चाई को दर्शाता है। अब देखना यह है कि पुष्कर सरकार में मंत्री बनने के बाद वो अपने इस कथन पर कायम रहते भी हैं या नहीं। खैर, नेताओं की कमाई का राज भले कोई न जाने, लेकिन नेताओं के वादे सब जानते हैं कि कैसे चुनाव के समय बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन दावों की हवा निकल जाती है। आज हम भी आपको भाजपा नेताओं के कुछ दावों की सच्चाई बताते हैं, जिनमें दिल्ली तक के नेता शामिल हैं। अभी अभी भाजपा के बेहद वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता राजनाथ सिंह पुष्कर सिंह धामी की तारीफ करके गए हैं और उन्होंने मंच से दावा किया कि ऐसा कोई काम नहीं जो पुष्कर सिंह धामी सरकार में हुआ नहीं। तो यहां हम राजनाथ सिंह की उस घोषणा की याद दिला देते हैं जो उन्होंने 2017 के चुनाव में प्रतापनगर के विधानसभा में की थी। राजनाथ सिंह ने तब प्रतापनगर में एक जनसभा के दौरान कहा था कि कांग्रेस द्वारा ओबीसी घोषित इस विधानसभा में अगर जनता भाजपा प्रत्याशी को जिताएगी तो प्रतापनगर विधानसभा को केंद्रीय अनुसूची में शामिल किया जाएगा, जिसका फायदा उनको रोजगार से लेकर अन्य जगहों पर होगा। 2017 का चुनाव वहां भाजपा जीती, लेकिन तब से लेकर आज तक 2027 का चुनाव आने वाला है। केंद्र और राज्य दोनों जगह पर उनकी सरकार है, लेकिन उस घोषणा का कोई अता पता है नहीं। इसी तरह 2017 में ही गंगोत्री विधानसभा में भाजपा के नेता नितिन गडकरी एक और वादा करके गए थे कि अगर भाजपा प्रत्याशी को यहां की जनता जिताती है तो हम यहां बंद पड़ी मनेरी भाली परियोजना फेज 2 को दोबारा शुरू करेंगे। वहां की जनता को रोजगार और कई सपने दिखाए गए। नतीजा, भाजपा प्रत्याशी वहां से जीत गए, लेकिन आज तक उस वादे का क्या हुआ किसी को नहीं पता। टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय ने भी खूब जोर शोर से कहा था कि केंद्र सरकार के मंत्री मनसुख मंडविया ने उनसे वादा किया है कि अब स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही के लिए 6 बजे के बाद भी टिहरी डैम के ऊपर का रास्ता खोला जाएगा। लेकिन आज भी लोग 6 बजे के बाद उसी टूटे फूटे रास्ते से चलने को मजबूर हैं जिस पर वो पहले चला करते थे। एक और बात जिसका खूब प्रचार किया गया कि टिहरी में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। किशोर उपाध्याय आज तक उसके लिए सिर्फ चिट्ठियां खेलते रहे और लिखते रहे, लेकिन मेडिकल कॉलेज तो दूर, एक अच्छे बड़े अस्पताल की नींव तक टिहरी में नहीं रखी गई। ऐसे ही एक और वादा किया गया कि आईआईटी रुड़की का कैंपस टिहरी में खोला जाएगा। इसका भी खूब प्रचार प्रसार किया गया, लेकिन आज तक इन सब वादों का क्या हुआ कोई न पूछने वाला है और न ही बताने वाला। ऐसे 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि कई वादे हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किए गए।
फायदा यह हुआ कि इन वादों से भाजपा चुनाव तो जीत गई, लेकिन वादों का क्या हुआ कोई पूछने वाला अब भी नहीं। अब अमित शाह हरिद्वार अगर कहते हैं कि उनको एक बार फिर मौका दे दो, सवाल ये है कि उनकी सरकार अगर इतना ही अच्छा काम कर रही है तो फिर इतने नेताओं को उत्तराखंड के दौरे आखिर क्यों करने पड़ रहे हैं। खैर, इन सब सवालों के जवाब 2027 का चुनाव देगा कि वास्तव में भाजपा सरकार ने अपने वायदे पूरे किए या फिर चुनाव जीतने की कोशिश पर थी। बहरहाल इन सबके बीच एक और सवाल उठता है कि विपक्ष आखिर इन सब कमियों को उजागर क्यों नहीं कर पाया। सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 4 सालों में हमेशा पीछे रहे विपक्ष ने केवल इस बार के सदन में ही पहली बार मजबूती से सवाल उठाए। ये थोड़ा अचंभित करता है कि 4 साल तक इतनी बड़ी चुप्पी आखिर क्यों रही। इन 4 सालों से पहले उनका ये रूप आखिर क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष के आने से ये सब हो रहा है, क्योंकि तभी से कांग्रेस विपक्ष के रूप में दिखाई दे भी रही है। यहाँ ये जरूर याद रहे कि गोदियाल से पहले अध्यक्ष रहे करण महारा को छूट न मिलने के बाद भी उन्होंने दम दिखाया था, लेकिन उनकी टांग उनके खुद के ही नेता खींचते रहे। और शायद इसी से सबक लेकर गणेश गोदियाल ने एक नई रणनीति बनाई, जिस पर महारा का भी भरपूर साथ उनको मिल रहा है। खैर, वापस सदन के अंदर बैठे नेताओं को देखें तो गैरसैंण में पहली बार विपक्ष के नेता विधानसभा अध्यक्षा से सवाल पूछते नजर आए। 4 साल में पहली बार विपक्ष ने जो रूप सदन में दिखाया, अगर 4 साल से ऐसा रूप विपक्ष का होता तो आज कांग्रेस की स्थिति कुछ और ही होती। इन 4 सालों में कभी विपक्ष विधानसभा अध्यक्षा से ये नहीं पूछ पाया कि उमेश कुमार की दल बदल की फाइल आखिर कहां चली गई। सदन में नेता विपक्ष यशपाल आर्य कभी इस बात को उठा नहीं पाए। उत्तराखंड विधानसभा में 28 मई 2022 को दर्जनों याचिकाएं खानपुर के विधायक उमेश कुमार के दल बदल को लेकर लगी थी, लेकिन राम सिंह केड़ा और प्रीतम पवार के दल बदल पर सदन में बोलने वाले काजी निजामुद्दीन और कांग्रेस के चक्राता विधायक प्रीतम सिंह भी उमेश कुमार पर चुप्पी साधे बैठे रहे। एक पुराना बयान सुनिए कि कैसे प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन दल बदल पर फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, जो आज उसी मुद्दे पर चुप्पी साधे बैठे हैं, जिससे कांग्रेस को माइलेज मिल सकता था। तो माननीय विधायक राम सिंह केड़ा जी और हमारे माननीय प्रीतम पवार जी, जो कि मेरी स्पष्ट जानकारी के अनुसार इस विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में निर्वाचित हुए थे और हाल फिलहाल उन दोनों सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। और मान्यवर, अब मैं नियम की बात आपसे कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यथाशीघ्र इसी पीठ पर आप इसमें कोई बहुत गुंजाइश नहीं है। मान्यवर, उत्तराखंड विधानसभा सदस्य दल परिवर्तन के आधार पर निहरता नियमावली 2005, ये आप ही का दस्तावेज है, जिसका मान्यवर परिवर्तन के आधार पर निहरता का पार्ट 2 पेज नंबर 18। चाचा तो जब ज्वाइन करवा रहे थे उन्हें जब आपको कर लेना चाहिए था इतना होमवर्क है? कर लिया है ना। सदन का कोई निर्वाचित सदस्य जो किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप से सदस्य निर्वाचित हुआ हो, किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए अभ्यर्थी से भिन्न रूप में सदस्य निर्वाचित हुआ हो, यानी इंडिपेंडेंट, सदन का सदस्य होने के लिए निहित होगा यदि वह ऐसे निर्वाचन के पश्चात किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाता है तो मान्यवर वो दल एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत सीधे आते हैं। और मान्यवर वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत आते हैं। और आज इस नियमावली में आप आज के एजेंडा में भी देख रहा था कि अलग अलग नियमों में उन्होंने मौजूदा सदस्य विधानसभा होने के रूप में अपने अधिकारों के तहत अलग अलग सवाल और अलग अलग याचिका उन्होंने प्रस्तुत की हुई है। मान्यवर, ये न्यायोचित नहीं है और जनता ने उनको इंडिपेंडेंट चुनकर भेजा था। और जो शेड्यूल 10 है संविधान का, वो इसको कतई अलाउ नहीं करता। मान्यवर, ये संसद का बनाया हुआ कानून एंटी डिफेक्शन है, जिसका इस सदन में इस समय उल्लंघन हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप जैसे वरिष्ठ सदस्य इसकी पर आसीन है और आप न्यायोचित इसमें कोई अपना फैसला देंगे। और आज और अभी मैं उम्मीद करता हूँ इसमें बहुत कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो लोग इस तरह की पार्टियाँ बदलते ज्वाइन करते हैं, परंपरागत तरीके से राजनीतिक विषय कभी कभार ऐसे आते भी हैं, तो वो लोग अपने आप ही इस्तीफा दे देते हैं। मान्यवर, अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मेरा आपसे इस समय सदन में
निवेदन है कि यथाशीघ्र उनकी सदस्यता पर आप यहाँ पर एक कार्रवाई करें और उनकी सदस्यता को समाप्त करने का कष्ट करें। मान्यवर, इसमें बहुत लंबी गुंजाइश नहीं है किसी बहस की। नोटिफिकेशन लॉ है, उसको बनाया इसलिए गया कि यदि कोई सदस्य जो है अपने दल को छोड़ करके या कोई निर्दलीय विधायक चुन करके आए, वो अन्य दल की अगर सदस्यता ग्रहण करता है तो स्वतः ही उसकी जो है सदस्यता समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन बड़े खेद का विषय है जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर दी है और अगर वो सदन में है तो मैं समझता हूँ तो इससे बड़ा गंभीर विषय दूसरा हो नहीं सकता। आप पीठ पर विराजमान है, इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में आप जो है निर्णय लें, ताकि ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं जो उत्तराखंड विधानसभा दल परिवर्तन के आधार पर जो नियमावली बनी है उसका भी उल्लंघन ना हो। सुना आपने। अब आज के हालात में न सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष, सबको इस मुद्दे से पूरे 440 वोल्ट का करंट लगता प्रतीत होता है। प्रीतम सिंह और काजी निजामुद्दीन दोनों ही आज भी सदन में हैं और अभी हाल के सत्र में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी पर सवालों की बरसात करने वाले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी कांग्रेस के विधानसभा में कप्तान बने बैठे हैं। पर मजाल है जो सरकार से भी बड़े निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के मामले में चूं तक निकल सके। उनकी यही चुप्पी उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा करती है। पर इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? यह उत्सुकता तो बनना स्वाभाविक है कि आखिर उनको माननीय विधायक उमेश कुमार से डर किस बात का है। क्या पूर्व में खोजी पत्रकार रहे उमेश कुमार के पास कोई राज दफन है जो विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर अपने होठ से ले बैठे हैं? इस मुद्दे को या तो विपक्ष जाने या फिर सख्त भुवनचंद खंडूरी की सुपुत्री और आज के दौरान संवैधानिक पद पर विराजमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी। हम फिलहाल अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं। दरअसल एक और मुद्दा है जो आजकल चर्चाओं में है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का श्री गणेश हो जाएगा। यात्रा से पहले उत्तराखंड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश में एक नई बहस को छेड़ दिया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी बीकेटीसी के गैर सनातन धर्म के लोगों पर बैन के बाद अब गंगोत्री मंदिर समिति ने हाल ही में एक फरमान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मंदिर में मां गंगा के दर्शन के लिए आने वाले यात्रियों को गौमूत्र और गाय के गोबर का सेवन करना होगा। उत्तराखंड के 4 धामों में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिन्होंने हर किसी को पूरी तरह से हैरान कर दिया है। इस बार गंगोत्री मंदिर समिति ने हाल ही में एक ऐसा फरमान जारी किया है जो आस्था, विवाद और विज्ञान को एक साथ कटघरे में खड़ा करता है। मंदिर समिति की ओर से फैसला लिया गया है कि मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले गैर सनातन धर्म के लोगों को पंचगव्य पीना होगा। आपको बता दें कि पंचगव्य को गाय के गोबर, गंगाजल, घी, शहद और गौमूत्र को मिलाकर बनाया जाता है। मंदिर समिति का कहना है कि अगर कोई गैर सनातनी इस पंचगव्य को पान कर लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है और सनातनी बन जाता है, जिसके बाद ही उसे गंगोत्री धाम में दर्शन करने की इजाजत दी जाएगी। मंदिर समिति के सचिव सुरेश सेमवाल ने एक मीडिया चैनल को बताया कि यदि कोई मुस्लिम मंदिर आता है और पंचगव्य ग्रहण करता है तो वह दर्शन यानी पूजा अर्चना कर सकता है और इसके साथ ही उसकी घर वापसी भी हो जाती है। दूसरे शब्दों में हम उसे विधिवत रूप से सनातन धर्म में पुनः शामिल कर लेंगे। इसके अलावा सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार उसका नाम भी बदल दिया जाएगा। अब इस बयान के बाद महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इसे धर्म परिवर्तन माना जाएगा या नहीं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि सचिव सुरेश सेमवाल के अनुसार सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के यात्रियों के गंगोत्री धाम आगमन पर कोई रोक नहीं है। सचिव का कहना है कि ये सभी समुदाय सनातन धर्म की ही तरह अहिंसा के सिद्धांत का पालन करते हैं, इसलिए उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। अब ये कमाल का आदेश है या नहीं ये तो आप खुद फैसला करें, लेकिन सच यही है कि लगातार इस प्रदेश में होते एक के बाद एक फैसले बता रहे हैं कि उत्तराखंड भाजपा सरकार के लिए उत्तराखंड केवल और केवल एक प्रयोगशाला बनता प्रतीत होने लगा है। धामों में आने के लिए हमारी एक आपस में पद्धति बनी है पंचगव्य की। पंचगव्य ऐसी चीज है जिसमें गौमूत्र, गौ का गोबर, आपके जो गंगाजल और शहद और घी पड़ता है। इसका जो पान कर लेता है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जो उसका पान करेगा उसका स्वागत है। खैर अब एक खबर राजनीति की तरफ भी कर लेते हैं।
हाल ही में पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट विस्तार के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। लगातार कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं का भाजपा में कद बढ़ना और पार्टी कैडर नेताओं का हाशिए की तरफ जाना भाजपा संगठन से लेकर कार्यकर्ताओं में खासी निराशा और रोष को जन्म दे रहा है। वर्तमान में धामी कैबिनेट में कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए नेताओं की जिस तरह बल्ले बल्ले हुई है, उससे अंदर खाने भाजपा में नाराजगी बढ़ती देखी गई है। भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री धन सिंह रावत से जिस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे दो बड़े महकमे छीनकर कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए सुबोध उनियाल को दे दिए गए हैं, उससे भाजपा कैडर समर्थकों को झटका सा लगा है। धन सिंह रावत के समर्थकों ने तो इस पर खुलकर सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी जाहिर करनी शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या ये नाराजगी चुनावी साल में भाजपा को परेशान कर सकती है? एक समय खुद को कैडर बेस पार्टी कहने वाली भाजपा जिस तरह से लगातार अपने कैडर से मुंह मोड़ने लगी है, वो बताता है कि भाजपा अब वो पार्टी नहीं रही जहां कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाती थी और उनको ध्यान में रखकर फैसले लिए जाते थे। बहरहाल भाजपा का लगातार अपने कैडर की भावना को दरकिनार करना कहीं आने वाले समय में भारी ना पड़ जाए। उस पर आने वाले चुनाव जिसमें संभवतः भाजपा का एंट्री गेट खुलेगा, भाजपा में अन्य पार्टियों के नेताओं का आगमन होगा और भाजपाई पुराने कार्यकर्ता वो झंडे और डंडे के साथ दरी बिछाते दिखाई दे ही जाएंगे। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।